1880 का दशक रातों रात एक बंगाली अखबार अंग्रेजी बन गया, सिर्फ अपनी आवाज बचाने के लिए। सोचिए, क्या एक भारतीय जज अंग्रेज मुजरिम का मुकदमा सुन सकता है? इस एक सवाल ने पूरे देश में जैसे भूचाल ला दिया। हाँ, और एक सरकारी क्लर्क जिसने अंग्रेजों के खिलाफ शायद भारत की पहली संगठित क्रांतिकारी सेना खड़ी कर दी। और पहली बार हिसाब लगाया गया कि कैसे भारत का पैसा लगातार देश से बाहर बहाया जा रहा था, वो ड्रेन थियरी। बिल्कुल। और एक अकेली महिला ने, आप सोचिए, हजारों साल की चुप्पी तोड़कर महिलाओं की शिक्षा और बराबरी के हक की मांग बुलंद की। नमस्कार, और इस गहन चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे दशक की पड़ताल कर रहे हैं जिसने आने वाले कल की नींव रखी, 1880 से 1890 का दशक। हाँ, ये वो समय था जब अलग अलग कोनों में जो चिंगारियां सुलग रही थी ना, वो मिलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल लेने लगी थी। सही कहा। मतलब इससे पहले विरोध प्रदर्शन अक्सर किसी खास मुद्दे पर या किसी खास इलाके तक ही होते थे। बिल्कुल सीमित थे। लेकिन इस दशक में हमने देखा कि कैसे बिखरी हुई आवाजें एक राष्ट्रीय मंच पर एकजुट होने लगीं। और कैसे व्यवस्थित राजनीतिक संगठन बने और कैसे एक व्यापक राष्ट्रवादी सोच ने जड़ें जमाई। हाँ, तो आज हम देखेंगे कि कैसे महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी, कैसे कुछ कानूनों ने पूरे देश को झकझोरा, और कैसे हथियारबंद क्रांति की पहली कोशिशें हुई, कैसे अंग्रेजी राज के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश हुआ, और साथ ही साथ समाज सुधार की लहरें भी उठी। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो इस दशक की शायद सबसे बड़ी बात थी राजनीतिक चेतना का संगठित होना। पहले भी विरोध होते थे, पर अब संस्थाएं बन रही थीं। बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव था। क्षेत्रीय विरोधों से उठकर आप कह सकते हैं संगठित राष्ट्रीय आंदोलनों की तरफ एक कदम। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1885 में बनी, लेकिन जमीन तो पहले से तैयार हो रही थी ना। हाँ, बिल्कुल। कई क्षेत्रीय संगठन इस दिशा में काम कर रहे थे। मिसाल के तौर पर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, उनकी तस्वीर भी है उस दौर की। हाँ, एक प्रभावशाली चेहरा। और आनंद मोहन बोस, उनकी इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनी थी, और इसका लक्ष्य सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करना था। अच्छा। और उन्होंने 1883 में कलकत्ता में पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी। ये एक अखिल भारतीय राजनीतिक चेतना जगाने की दिशा में एक अहम कदम था। यानी कांग्रेस से पहले भी एक तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह पूना सार्वजनिक सभा थी, बनी तो 1870 में थी, पर 1880 के दशक में एम.जी. रानडे के नेतृत्व में ज्यादा सक्रिय हुई। और उसने क्या किया? उसने दिखाया कि कैसे पढ़े लिखे वर्ग और आम जनता, खासकर किसानों के बीच एक पुल बनाया जा सकता है। दक्कन दंगों के बाद किसानों के मुद्दे उठाने में इसकी बड़ी भूमिका रही। अच्छा, और दक्षिण भारत में? दक्षिण में मई 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी। एम. वीरा राघवाचार्य, जी. सुब्रमण्य अय्यर, पी. आनंद चार्लू जैसे लोग थे इसमें। इनका क्या नजरिया था? इनका जोर था संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश राज में सुधार करवाना और राष्ट्रीय समस्याओं का हल निकालना। नरम तरीका था। और बॉम्बे का भी जिक्र था। हाँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जनवरी 1885 में, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलांग, बद्रुद्दीन तैयबजी जैसे बड़े नाम थे। और ये क्यों बनी? ये सीधे सीधे इल्बर्ट बिल विवाद और लॉर्ड लिटन की जो दमनकारी नीतियां थी ना, उसकी प्रतिक्रिया में बनी थी। ये दिखाता है कि कैसे उस दौर के राजनीतिक संकटों ने स्थायी संस्थाएं बनाने की जरूरत को और पुख्ता किया। तो ये सब संगठन एक तरह से कांग्रेस के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। बिल्कुल, एक तरह से नर्सरी का काम कर रहे थे। और फिर इन सब कोशिशों का नतीजा सामने आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। हाँ, 72 प्रतिनिधि थे शुरू में, और पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। दिलचस्प बात यह भी है कि इसकी स्थापना में एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम, उनकी भी भूमिका थी। हाँ, और ये शायद उस दौर की रणनीति का हिस्सा भी था। बनर्जी ने कांग्रेस के शुरुआती लक्ष्य भी साफ रखे थे। क्या लक्ष्य थे शुरू में? देखिए, पहला तो था कि देश के अलग अलग हिस्सों के नेताओं में मेलजोल बढ़ाना। दूसरा, जाति, धर्म, प्रांत के भेद मिटाकर राष्ट्रीय एकता मजबूत करना। तीसरा, पढ़े लिखे भारतीयों की राय जानना और उसे दर्ज करना। और चौथा, भविष्य के सार्वजनिक कामों की दिशा तय करना। तो शुरुआत थोड़ी नरम लग रही है।
अधिकार मांगना, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी भी दिखाना। हाँ, ये जरूरी था शायद। कांग्रेस कोई रातों रात हुई क्रांति नहीं थी, बल्कि एक दशक से जो राजनीतिक जागरूकता और संगठन बन रहे थे, उसी का नतीजा थी। एक संतुलित शुरुआत थी। इसी दशक में कुछ ऐसे कानून भी आए जिन्होंने अंग्रेजी राज के असली वो जो भेदभाव वाला चेहरा था उसे बेनकाब कर दिया। पहला था वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878। हाँ, लॉर्ड लिटन का ये कानून तो मतलब सीधे सीधे भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोटने के लिए लाया गया था। खासकर वो जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। बिल्कुल, खास तौर पर वो अखबार जो दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध की आलोचना कर रहे थे, और अंग्रेजी अखबारों पर ये लागू नहीं होता था। अच्छा, ये तो साफ भेदभाव था। हाँ, बिल्कुल साफ संदेश था अंग्रेजों की नजर में, भारतीय और अंग्रेज बराबर नहीं है। इसीलिए तो इसे गैगिंग एक्ट कहा गया, मतलब मुंह बंद करने वाला कानून। और कहते हैं इसी कानून से बचने के लिए कलकत्ता की अमृत बाजार पत्रिका वो तो रातों रात बंगाली से अंग्रेजी अखबार बन गई। हाँ, ये उस दौर के भारतीय प्रतिरोध और चतुराई का एक शानदार उदाहरण है। रातों रात अंग्रेजी में छपने लगे। कमाल है। हालांकि बाद में लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस कानून को रद्द कर दिया। ये भारतीय जनमत की एक बड़ी जीत थी। हाँ, ये तो जीत थी। लेकिन इस पूरे मामले ने दो बातें सिखाईं। एक, अंग्रेजों पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, और दो, अगर संगठित होकर विरोध किया जाए तो सरकार को झुकाया जा सकता है। ये भविष्य के आंदोलनों के लिए एक बड़ा सबक था। फिर आया 1883-84 का इल्बर्ट बिल विवाद। ये क्या मामला था जिसने इतना हंगामा खड़ा कर दिया? देखिए, ये कानून का एक बहुत मामूली सुधार था। सर कर्टनी इल्बर्ट ने बस इतना प्रस्ताव रखा कि जो सीनियर भारतीय मैजिस्ट्रेट और जज हैं, वो भी भारत में रहने वाले यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुन सकें। अच्छा, बस इतनी सी बात। अभी तक ऐसा नहीं था? नहीं, अभी तक ये अधिकार सिर्फ यूरोपीय जजों को ही था। तो ये बराबरी की दिशा में एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने अंग्रेजों की जो नस्लीय श्रेष्ठता की भावना थी ना, उस पर सीधी चोट कर दी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अरे, जबरदस्त विरोध हुआ। भारत में रहने वाले यूरोपियनों ने हजारों की तादाद में रैलियां की, चंदा जमा किया। अच्छा। और भारतीय जजों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और नस्लवादी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्हें चालाक सांप और धब्बेदार तेंदुए तक कहा गया। ये दिखाता है कि औपनिवेशिक समाज में नस्लीय भेदभाव कितना गहरा था। बाप रे, तो आखिरकार बिल का क्या हुआ? सरकार दबाव में आ गई, झुक गई। एक समझौता हुआ कि हाँ, भारतीय जज यूरोपीय का मुकदमा सुन तो सकेगा, लेकिन उस यूरोपीय अभियुक्त को ये हक होगा कि वो जूरी की मांग करे, और उस जूरी में कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय ही होंगे। तो मतलब बिल का असल मकसद ही खत्म हो गया। बिल्कुल, किसी को संतुष्टि नहीं मिली इससे। लेकिन इस घटना ने भारतीय राष्ट्रवादियों की आंखें खोल दी। कैसे? मैं समझ आया कि जब अपने हितों की बात आती है तो सारे अंग्रेज एक हो जाते हैं, और अगर भारतीयों को अपने हक चाहिए तो उन्हें भी कहीं ज्यादा मजबूती से संगठित होना होगा। इसी कड़वे अनुभव ने, आप कह सकते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और फिर कांग्रेस के गठन को और तेज रफ्तार दी। इसी तरह का एक और भेदभाव वाला कानून था, आर्म्स एक्ट 1878। हाँ, ये भी लॉर्ड लिटन के ही समय में आया था। इसके तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना गैर कानूनी बना दिया गया। और अंग्रेजों के लिए? यूरोपियनों और एंग्लो इंडियंस को इससे छूट थी। फिर वही बात। हाँ, कहने को तो ये 1857 जैसे विद्रोह को दोबारा होने से रोकने के लिए था, लेकिन असल में ये भारतीयों के व्यवस्थित निस्त्रीकरण और उन पर अविश्वास का प्रतीक था। इसका असर हथियार रखने से ज्यादा मनोवैज्ञानिक था। ये कानून हर भारतीय को एक संभावित विद्रोही की तरह देखता था। इसने नस्लीय भेदभाव की भावना को और गहरा किया और लोगों में गुस्सा बढ़ाया। ये भी राष्ट्रवादियों के लिए अंग्रेजी राज की आलोचना का एक अहम मुद्दा बन गया। तो जहां एक तरफ ये कानूनी और राजनीतिक तरीकों से विरोध चल रहा था, जी, वहीं दूसरी तरफ हथियारबंद संघर्ष की चिंगारियां भी सुलग रही थीं। वासुदेव बलवंत फड़के का नाम इस सिलसिले में जरूर आता है। यहां हम फड़के के विद्रोह का एक चित्रण भी देख सकते हैं, जो उस दौर के क्रांतिकारी प्रतिरोध को दिखाता है। बिल्कुल सही। फड़के जो पुणे में मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। हाँ, क्लर्क। 1876-78 का जो भयानक अकाल पड़ा था, और उसमें अंग्रेजी सरकार की जो लापरवाही थी, उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्हें लगा कि सिर्फ अर्जियों से काम नहीं चलने वाला। तो उन्होंने क्या किया? 1879 में उन्होंने नौकरी छोड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष छेड़ दिया। उन्होंने करीब 200 लोगों की एक सेना बनाई, जिसे शायद भारत की पहली संगठित क्रांतिकारी सेना कहा जा सकता है।
200 लोगों की सेना। हाँ किन लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, ये दिलचस्प है। हाँ, ये दिलचस्प है। उन्होंने सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को नहीं बल्कि कोली, भील, धनगर जैसे उन समुदायों को जोड़ा जिन्हें समाज में दबाया गया था और जो अंग्रेजी राज से त्रस्त थे। ये दिखाता है कि उनमें जमीनी हकीकत की, मतलब ग्रासरूट लेवल की समझ थी। और उनकी रणनीति क्या थी? उनकी रणनीति सिर्फ छापामार लड़ाई तक सीमित नहीं थी। वो गांव में घूम घूम कर देशभक्ति के भाषण देते, गीत गाते और लोगों को आजादी के लिए जगाने की कोशिश करते थे। मतलब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी कर रहे थे। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए बड़ी मुहिम चलाई और जुलाई 1879 में वो पकड़ लिए गए। 1883 में अदन की जेल में उनकी मौत हो गई, लेकिन वो आने वाले क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा और शहादत का प्रतीक बन गए। पड़के ने तो हथियार उठाए, पर वहीं किसानों का गुस्सा भी दूसरे तरीकों से फूट रहा था। दक्कन दंगे 1875 का जिक्र भी जरूरी है, भले ही वो इस दशक से थोड़ा पहले हुए थे। हाँ, बिल्कुल जरूरी है क्योंकि उसका असर 1880 के दशक पर साफ दिखता है। पूना और अहमदनगर जिलों में किसानों ने सूदखोर साहूकारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। क्या किया था उन्होंने? ये कोई हिंसात्मक विद्रोह नहीं था, बल्कि उन्होंने संगठित होकर साहूकारों के घरों पर धावा बोला और कर्ज के सारे दस्तावेज, बॉन्ड्स और डिग्रियां छीनकर जला दी। अरे वाह, मतलब जड़ ही खत्म कर दी। हाँ बिल्कुल। साथ ही उन्होंने शोषक साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार किया, बॉयकॉट। इसकी वजह क्या थी? वजह थी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद कपास के दामों में आई भारी गिरावट और अंग्रेजी सरकार द्वारा बढ़ाया गया लगान, जिसने किसानों की कमर तोड़ दी थी। तो सरकार ने कुछ किया? हाँ, सरकार को आखिरकार एग्रीकल्चरस रिलीफ एक्ट 1879 लाना पड़ा। इससे कर्ज न चुका पाने पर किसानों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई और साहूकारों की शक्तियों को कुछ हद तक सीमित किया गया। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि अगर किसान एकजुट होकर आवाज उठाएं तो सरकार को झुकना पड़ सकता है। इसने भविष्य के किसान आंदोलनों के लिए एक मिसाल कायम की। इन राजनीतिक और सामाजिक हलचलों के बीच एक और मोर्चा था जहां लड़ाई लड़ी जा रही थी, आर्थिक मोर्चा। दादाभाई नौरोजी और उनकी ड्रेन थ्योरी यानी धन निकासी का सिद्धांत। हाँ, ड्रेन थ्योरी ये इसी दशक में ज्यादा व्यवस्थित रूप से सामने आई। तो क्या था यह सिद्धांत? नौरोजी ने पहली बार इतने व्यापक और तार्किक ढंग से ये समझाया कि कैसे अंग्रेजी राज भारत को आर्थिक रूप से निचोड़ रहा है। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि भारत का पैसा कई तरीकों से इंग्लैंड जा रहा है। कैसे? किन तरीकों से? देखिए, अंग्रेज अधिकारियों की तनख्वाहें और पेंशन, भारत में जो ब्रिटिश पूंजी लगी थी उस पर मुनाफा, होम चार्जेस यानी लंदन में भारत के नाम पर होने वाले खर्चे, सेना पर होने वाला भारी खर्च और अंग्रेजों द्वारा यहाँ से कमाकर अपने देश ले जाया जाने वाला पैसा, ये सब मिलकर भारत को गरीब बना रहा था। अच्छा, तो ये सारा पैसा बाहर जा रहा था? हाँ, नौरोजी के काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तवज्जो मिली। उन्होंने ब्रिटिश संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था। तो इसका राजनीतिक असर क्या हुआ? ड्रेन थ्योरी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक मजबूत बौद्धिक और नैतिक आधार दिया। अब ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि आर्थिक शोषण से मुक्ति की लड़ाई भी बन गई। हाँ, ये तो सीधी बात थी कि भाई अंग्रेज हमें लूट रहे हैं। बिल्कुल। और नौरोजी ने यह भी तर्क दिया कि अगर सिविल सेवाओं में ज्यादा भारतीयों को भर्ती किया जाए तो ये ड्रेन कुछ कम हो सकता है। यानी आर्थिक विश्लेषण सीधे सीधे राजनीतिक मांग से जुड़ गया। इसी आर्थिक शोषण का एक और उदाहरण था भारत का पारंपरिक सूती कपड़ा उद्योग, जो कभी दुनिया भर में मशहूर था। हाँ, क्या कहने उसके। लेकिन इस दशक तक आते आते इस उद्योग पर अंग्रेजी नियंत्रण लगभग पूरा हो गया था। ब्रिटेन की मिलों में मशीनों से बने सस्ते कपड़े ने भारतीय बाजारों को पाट दिया था। तो उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत के लाखों पारंपरिक बुनकर बेरोजगार हो गए, गांव के गांव उजड़ने लगे। ये दिखाता है कि कैसे औपनिवेशिक नीतियां जानबूझकर स्थानीय उद्योगों को तबाह करके इंग्लैंड को फायदा पहुंचा रही थीं। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये भारत का विऔद्योगीकरण था, डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन ये दशक सिर्फ राजनीतिक संघर्ष या आर्थिक आलोचना का ही नहीं था। समाज सुधार, खासकर महिलाओं की स्थिति को लेकर भी जबरदस्त काम हो रहा था। पंडिता रमाबाई का जिक्र किए बिना तो ये कहानी अधूरी है। पंडिता रमाबाई वाकई एक असाधारण महिला थी। वो 1881 में उन्होंने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। इसका क्या मकसद था? मकसद था महिलाओं को शिक्षित करना और बाल विवाह जैसी जो कुप्रथाएं थीं उनको रोकना।
ये शायद महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए स्थापित भारत के पहले संगठनों में से एक था। और उन्होंने और क्या किया? 1882 में जब शिक्षा पर हंटर कमीशन बना तो रमाबाई ने उसके सामने गवाही दी, और क्या जबरदस्त गवाही दी। उन्होंने महिला शिक्षकों की ट्रेनिंग और महिला डॉक्टरों की जरूरत पर जोर दिया। उनकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास और तर्क था। उनकी किताब थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इसने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं, खासकर विधवाओं की जो दयनीय स्थिति थी, उसका बहुत मार्मिक चित्रण किया। बाद में उन्होंने विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए शारदा सदन नाम का आश्रम भी खोला। ये तो बहुत बड़ा काम था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो 1889 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुई 10 महिला प्रतिनिधियों में से एक थीं। ये दिखाता है कि महिलाएं भी अब राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी जगह बना रही थीं। और बंगाल नवजागरण का असर भी तो इस दशक में महसूस किया जा रहा था। निश्चित रूप से रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक शिक्षाएं और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के विचारों ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक गहरा सांस्कृतिक और आत्मिक आधार दिया। उन्होंने क्या संदेश दिया? विवेकानंद ने पश्चिमी शिक्षा की अच्छाइयों को अपनाने के साथ साथ भारत की अपनी आध्यात्मिक विरासत पर गर्व करने का संदेश दिया। इस सोच ने पूरे देश के नेताओं और युवाओं को प्रभावित किया और ये आत्मविश्वास जगाया कि भारतीय सभ्यता किसी से कम नहीं है और हम स्वशासन के योग्य हैं। राजनीति, समाज सुधार और फिर आती है पत्रकारिता की ताकत। बाल गंगाधर तिलक ने इसी दशक में अपने अखबारों केसरी, मराठी और महराटा अंग्रेजी के जरिए धूम मचा दी थी। यहाँ हम मराठा अखबार के एक बाद के अंक का मुखपृष्ठ देख सकते हैं, जिसमें तिलक की रिहाई की खबर है। ये उनके बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। हाँ, 1881 में शुरू हुए इन अखबारों ने, खासकर केसरी ने, बहुत जल्दी लोकप्रियता हासिल कर ली। सिर्फ 2 साल में कहते हैं वो किसी भी भारतीय भाषा के अखबार से ज्यादा बिकने लगा था। ऐसा क्या खास था उसमें? तिलक की भाषा सीधी, सरल और असरदार थी। वो कहते थे, आप यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए नहीं लिख रहे हैं, सोचिए कि आप एक गांव वाले से बात कर रहे हैं। उनके अखबार सिर्फ खबरें नहीं देते थे, बल्कि अंग्रेजी राज की तीखी आलोचना करते थे, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताते थे और उनमें राष्ट्रीय भावना जगाते थे। और उन्होंने त्योहारों का भी इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती जैसे सामाजिक और धार्मिक आयोजनों को भी राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक बड़ा माध्यम बनाया। ये बहुत कामयाब रणनीति थी। हमने शुरू में क्षेत्रीय संगठनों की बात की थी। मद्रास महाजन सभा 1884 जैसे संगठनों ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका निभाई? देखिए, इन संगठनों ने दिखाया कि कैसे क्षेत्रीय मुद्दे और पहचान राष्ट्रीय एकता के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। मद्रास महाजन सभा ने न सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी के मुद्दे उठाए, बल्कि दूसरे संगठनों के साथ मिलकर काम किया, यहाँ तक कि इंग्लैंड में प्रतिनिधि मंडल भी भेजे। अच्छा, समन्वय भी था? हाँ, ये शुरुआती समन्वय और तालमेल के उदाहरण थे। इन्होंने तमिल और तेलुगु भाषियों को एक मंच पर लाकर भाषाई दूरियों को भी पाटने का काम किया। और ये संगठन एक तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए नेताओं को तैयार करने की पाठशाला भी बने। इसी दौर का एक और स्याह पहलू था 1876-78 का भयानक अकाल, जिसने लाखों जानें ली। हाँ, और उस दौरान लॉर्ड लिटन की सरकार की प्रतिक्रिया बेहद संवेदनहीन थी। सरकार मुक्त बाजार के सिद्धांतों पर अड़ी रही और अनाज की निर्यात पर रोक लगाने या बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू करने में बहुत देर कर दी। नतीजा हुआ कि करीब 56 लाख लोग मारे गए। सोचिए, 56 लाख। और इसी भीषण अकाल के बीच अंग्रेजी हुकूमत ने दिल्ली में एक आलीशान दरबार का आयोजन किया। हाँ, दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए। यहाँ हम उस भव्य दरबार का एक चित्रण देख सकते हैं। बिल्कुल, ये शाही ताकत का खुला प्रदर्शन था। हजारों राजा महाराजा, जमींदार और अंग्रेज अफसर इकट्ठा हुए शानो शौकत दिखाने के लिए। लेकिन वहां भी कुछ हुआ था ना? हाँ, उसी शाही तमाशे के बीच पूना सार्वजनिक सभा के प्रतिनिधि गणेश वासुदेव जोशी घर की कती सफेद खादी पहनकर पहुंच गए। खादी में? हाँ, और उन्होंने दरबार में महारानी के सामने एक याचिका पढ़ी, जिसमें उन्होंने मांग की कि भारतीयों को भी अंग्रेजों के बराबर राजनीतिक और सामाजिक अधिकार मिले। इससे कई लोग भारत के स्वतंत्रता अभियान की औपचारिक शुरुआत मानते हैं। ये तो बड़ा साहसिक कदम था। बिल्कुल। अकाल की पृष्ठभूमि में ये शाही फिजूल खर्ची और जोशी का ये साहसिक कदम
दोनों ने मिलकर अंग्रेजी राज की असंवेदनशीलता और उसके खिलाफ उभरते प्रतिरोध को उजागर कर दिया। जो दरबार शाही शान दिखाने के लिए था, वो राष्ट्रवादियों के लिए अंग्रेजों की आलोचना का एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो अगर हम इस पूरे दशक को समेटें तो 1880-1890 का दशक इतना अहम क्यों था? इसने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव कैसे रखी? देखिए, इस दशक में कई स्थायी चीजें दी। पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में एक राष्ट्रीय मंच मिला, जो अगले 60 सालों तक आंदोलन का केंद्र बना रहा। एक संस्थागत ढांचा मिला। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। दूसरा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल जैसे विवादों से ये सीखा गया कि संगठित विरोध से ही बात बनेगी और अंग्रेजों की न्यायप्रियता पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। सबक मिले। हाँ, कड़वे सबक। तीसरा, आजादी पाने के अलग अलग रास्ते दिखने लगे। एक तरफ नौरोजी, बैनर्जी जैसे नरमपंथी थे जो संवैधानिक दायरे में रहकर सुधार चाहते थे। तो दूसरी तरफ फड़के जैसे क्रांतिकारी थे जो हथियारबंद संघर्ष का रास्ता दिखा रहे थे। और ये विविधता आगे भी आंदोलन में बनी रही। और जैसा तिलक के अखबारों ने दिखाया, आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने का महत्व भी स्थापित हुआ। बिल्कुल। देशी भाषाओं की पत्रकारिता की ताकत समझ आई। क्षेत्रीय संगठन नेताओं के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बने और उन्होंने राष्ट्रीय एकता बनाने में मदद की। नरमपंथी तरीकों का भी योगदान रहा शुरू में। हाँ, नरमपंथी तरीकों ने शुरुआत में आंदोलन को एक विश्वसनीयता दी और पंडिता रमाबाई जैसे समाज सुधारकों ने आंदोलन का दायरा बढ़ाया और महिलाओं को इसमें शामिल किया। तो संक्षेप में कहें तो इस दशक ने वो जमीन तैयार की, वो औजार विकसित किए और वो सबक सिखाए जिनके आधार पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। सबसे बड़ा सबक यही था कि लगातार और संगठित प्रतिरोध ही औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दे सकता है, उसको झुका सकता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर 1880 के दशक में संगठन बनाने और एकजुट होकर आवाज उठाने की ये जमीन तैयार न हुई होती, या इल्बर्ट बिल जैसे संकटों पर प्रतिक्रिया इतनी संगठित न होती, तो क्या भारत का स्वतंत्रता आंदोलन वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं, या उसकी दिशा कुछ और होती? सोचने वाली बात है। उम्मीद है ये चर्चा आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।